A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिलते हैं जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। इस चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो यूरोप में हो रहे थे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको स्ट्रांगली इंसिस्ट करूंगी कि डोंट डायरेक्टली जंप टू द क्लास 10 एनसीईआरटी। प्लीज़ पहले जाइए क्लास 9 एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को थ्रू एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ लेना है, आपके हेड में बहुत अच्छे से आप चाहते हैं कि वो स्टिक हो जाए, तो आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट कि क्लास 9 के जो चैप्टर्स हैं जो मैंने पढ़ाए हैं आप उनको जाके पहले देख लो, उसी के बाद आप क्लास 10 पर आना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें करूंगी मैं, और क्योंकि वो हिस्ट्री की एनसीईआरटी में ही लिखे हुए हैं कि आपने ये सारी चीज़ें जो है क्लास 9 में पढ़ ली है। तो ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है क्लास 10 में वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हम क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके आगे की एडवांस बातें हम कर रहे हैं, राइट। ऑल्दो कुछ चीज़ें रिपीटेड मोड में हैं, बट द रिपीटेड मोड में हम उसके अप्लाइड पार्ट की बात करते हैं कि देखो हम जानते हैं कि क्लास 9 में ऐसा हुआ था तब। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, मैं इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग है धीरे धीरे डेवलप होती है यूरोपियन कंट्रीज़ में। देखिए, अगर आपने ये बहुत सारे हिस्टोरियन से, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर से कहते हुए सुना होगा, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि इंडिया इज़ ऑल्सो फॉलोइंग द वेस्टर्न वर्ल्ड। आप ये जानते हैं, या कोई भी डेवलप कंट्री जो है उसी को फॉलो करती है कोई भी डेवलपिंग कंट्री या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। तो हम धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं। अगर आप इस हिस्ट्री को अगर हम पढ़ रहे हैं अबाउट द 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की बात करेंगे हम यूरोप के केस में, अमेरिका के केस में, यूके के केस में जब हम बात कर रहे हैं, तो आपको देखने को यहाँ पे क्या मिलता है, आपको ये समझ में आता है यहाँ पे पढ़ने के बाद कि ये वाले सारे के सारे जो कंट्रीज़ थे उनके अंदर भी वही सारे प्रॉब्लम्स वो झेल रहे थे जो इस टाइम पे हम लोग झेल रहे हैं, राइट, या कुछ साल पहले हमने झेली है। तो आप देखेंगे कि जब हम 18th सेंचुरी की बात करेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी कोई नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं थी। वो भी सारे राजा रजवाड़े थे, वहाँ पे भी एरिस्टोक्रेसी थी, वो बड़े बड़े लोग, नवाब टाइप, जो हमारे यहाँ पे नवाब कहते हैं हम जिनको, वो उस तरीके के लोग वहाँ पे भी थे जिनके पास लैंड है, जिनके पास मोनार्की चल रही है। बहुत सारे कंट्रीज़ में राजा जो है अपने आप को ऑल पावरफुल मानता है। अभी भी आप जानते हैं यूके में अभी भी मोनार्की चल रही है। तो ये सारी क्या लेगेसी है, ये वही लेगेसी है। तो धीरे धीरे लोगों ने डेवलपमेंट शुरू किया, धीरे धीरे उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि नेशनलिस्ट एक नेशन है। सेम इंडिया के केस में भी ऐसा ही देखा आपने, इंडिया के लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग थी ही नहीं। 1857 का जो रिवोल्ट है, जब हमने उसके बारे में बात किया था, तो लोग अपने अपने छोटे छोटे मोटिव्स के लिए फाइट कर रहे थे। उनको ये कुछ नहीं था कि वो अपने आप को क्या मानते थे कि भाई मुगल्स जो है वही हमारे एम्परर हैं, क्योंकि उन्होंने बहादुर शाह जफर को दोबारा ले आया था। ये मैं कंपैरिजन आपको दोनों सिचुएशंस का बता रही हूँ कि आप देखेंगे कि इंडिया वर्सेस यूरोप के केस में या इंडिया वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड के केस में अगर आप देखेंगे तो सभी जगह पर आपको सेम तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना या हिस्ट्री पर से आई वुड से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इवेंट को रट्टा मार लिया आपने और हो गया। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है आपके ब्रेन का, आपको समझ में आता है कि बाकी के वर्ल्ड में किस तरीके की डेवलपमेंट्स हुई है, हमारा कंट्री उसी पाथ को फॉलो कर रहा है। इन नॉर्मल सिचुएशन हम उसी को फॉलो करते जाएंगे, राइट। तो बात यही हो रही है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ था, लुई 16 का रूल था। वहाँ पे फिर क्या होता है, मिडिल क्लास का इमर्जेंस शुरू होता है धीरे धीरे, और वहाँ पे क्या होता है, फिर उस फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया जाता है ओवर द पीरियड। ठीक है, वो सारा पीरियड मैंने आपसे डिस्कस किया है डिटेल में। फ्रेंच रिवोल्यूशन जो होता है उसका आउटकम क्या होता है, फ्रेंच रिवोल्यूशन का आउटकम ये होता है कि बहुत सारे आइडियाज़ अच्छे अच्छे, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे आइडियाज़ आते हैं। अब क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन फ्रांस में हो रहा था, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ फ्रांस में ही लिमिटेड रहेगा। फ्रेंच रिवोल्यूशन फैलता है सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में, राइट। तो धीरे धीरे सभी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये वाली रिवोल्यूशनरी वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो रिवोल्यूशनरी वॉर्स अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं और ये आइडियाज़ वहाँ पे भी स्प्रेड करता है। फिर हमने देखा था कि जब फ्रेंच रिवोल्यूशन में जब वो वाला पीरियड खत्म हो जाता है, मोनार्की एंड हो जाती है, उसके बाद थोड़े दिन जो है जैकोबिन्स का रूल रहता है, उसके बाद आता है नेपोलियन। तो नेपोलियन जब आता है तो वो एक फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये सारा सिस्टम जो स्ट्रक्चर है, उसको एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है। तो नेपोलियन के अंडर क्या क्या चेंजेस आए, उसने अबॉलिश किया प्रिविलेजेस को बाय बर्थ, इक्वालिटी आ जाती है, राइट टू प्रॉपर्टी मिल जाता है। तो नेपोलियन के कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने बात किया था। ऑल्दो नेपोलियन ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, बट फिर भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। उसके डिसएडवांटेजेस जो थे वो उसकी एडवांटेजेस को उन्होंने ओवरशैडो कर लिया था। इतना जो है हमने पार्ट 1 में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी, यूरोप बिफोर नेशनलिज्म,
मैंने वही आपको बताया, नेशनलिस्ट फीलिंग का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज़ को भी नहीं लगता था कि वो नेशन है, उनको भी लगता था कि भैया हमारा एक राजा है, हम उसके सब्जेक्ट्स हैं और अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं एंड सो ऑन, वो चल रहे थे। तो नेशनलिस्ट फीलिंग का डेवलपमेंट होता है बहुत लेट। तो 18th सेंचुरी में यूरोप में क्या होता है, नो नेशन स्टेट है ये, अभी कोई नेशन वेशन कुछ नहीं है, 18th सेंचुरी की बात हो रही है। तो 18th सेंचुरी में ये वही वाला टाइम पीरियड है कि 18th सेंचुरी का जब हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारे यहाँ पे भी मुगल्स चल रहे हैं, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जो है वो डिवाइडेड है किंगडम्स में, डचेस में एंड कैंटन्स में, मतलब अलग अलग किंगडम्स में वो लोग डिवाइडेड है, जैसे हमारे यहाँ पे डिविजन्स थे, राइट। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर मैं बात करती हूँ तो वो वहाँ पे क्या चल रही है, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज चल रही है। ईस्ट वाला यूरोप जो है और सेंट्रल वाला जो यूरोप है वहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप हैं, कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी किसी की भी नहीं है। एक ग्रुप है, कोई बंगाली बोल रहा है, एग्जाम्पल है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई राजस्थानी बोल रहा है ना। तो इस तरीके के अलग अलग ग्रुप हैं, सेम यहाँ पे भी हो रहा था, अलग अलग लैंग्वेजेस है, मोनार्की है, अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ है पूरा यूरोप, कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है, कोई सेंस नहीं है पॉलिटिकल यूनिटी का। ये सब चल रहा है 18th सेंचुरी के यूरोप में। फिर क्या और क्या चल रहा है वहाँ पे, समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये तो आपने समझ लिया कि भाई ये सब चल रहा है। अब क्या है वहाँ पे, एक ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी है एंड न्यू मिडिल क्लास का एमर्जेंस होता है। अरिस्टोक्रेसी क्या थी, एरिस्टोक्रेसी जो थी वो ग्रुप ऑफ पीपल था जिनके पास लैंड है, जो थोड़े वेल्दी हैं। तो एरिस्टोक्रेसी जो सोसाइटी थी उसके पास ज़मीनें हैं, एरिस्टोक्रेसी के पास सोशली और पॉलिटिकली जो है ये डोमिनेंट क्लास है। बाकी के सारे लोग कौन है, बाकी के सारे लोग पीजेंट्स हैं। तो हमने बात किया था क्लास 9 में भी, मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन स्टेट में 90% ऑफ जो लोग थे, मोर देन 90% आई वुड से, वो सारे के सारे किसान थे, पीजेंट्स थे, छोटे किसान। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। तो मेंबर्स जो थे एरिस्टोक्रेसी क्लास के, उनका सभी यूरोपियन कंट्री की अगर आप बात कर लो, बीट्स इटली, बीट्स जर्मनी, बीट्स फ्रांस, सब में क्या है, एरिस्टोक्रेसी जो है वो है, उनके पास ज़मीनें हैं, उनका एक तरीके का लाइफस्टाइल है स्टैंडर्ड, कि भाई वो थोड़ा लेविश लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं। बाकी की क्लास जो है वो मिडिल कॉमन क्लास जो है वो जो एक तरीके से जीती है, वो अभी भी जो है फार्मर्स है, वो सब खेतों में काम करते हैं। न्यूमेरिकली अगर आप देखते हैं एरिस्टोक्रेसी बहुत कम नंबर में थी और 90% कौन था, पीजेंट्स थे, नॉर्मल मिडिल क्लास थी, लोअर मिडिल क्लास। तो जो लैंड थी उस पर कैसे फार्मिंग होती थी, छोटे छोटे किसान लेबर की तरह फार्मिंग करते थे या फिर सर्व्स होते थे जिनके पास छोटे छोटे लैंड ओनिंग होती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है इंग्लैंड में, कब स्टार्ट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत होता है फिर फ्रांस में, जर्मन स्टेट्स में 19th सेंचुरी में। प्रॉपर शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। तभी आपने देखा जहाँ सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वही जो है वो कंट्री बन गया जिसने बाकी सबको कॉलोनी बना डाला पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। कुछ कुछ कंट्रीज़ तो अब जाके आज़ाद हुए हैं, मतलब अभी भी कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं, कुछ आइलैंड नेशंस ऐसे हैं जो अभी भी, कि ये फ्रांस का है, ये यूके का है। आप देखेंगे वर्ल्ड मैप पे, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी आपको तो दिखाऊंगी, उस टाइम पे आपको बताऊंगी भी, तब हम हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करेंगे इन दोनों बातों को। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत कब होता है, इंग्लैंड में शुरुआत होता है सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे जो होता है 19th सेंचुरी में वो फ्रांस में आता है, फिर जर्मनी में आता है, रशिया में आता है, ये सारी जगह पर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होने की वजह से होती है ग्रोथ, टाउन का ग्रोथ होता है। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो इंडस्ट्रीज़ के पास काम करने के लिए वर्कर्स रहना शुरू करेंगे और टाउन्स की डेवलपमेंट होगी। जब टाउन्स की डेवलपमेंट हुई तो फिर उसी की वजह से तो हुआ था रिवोल्यूशन का शुरुआत। वर्कर्स जो है वो अपनी डिमांड करेंगे कि भाई हमें ज़्यादा पैसे दो, हमारे वर्किंग आवर्स कम करो, वर्किंग कंडीशन अच्छी करो। सो ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड। तो अब सबसे पहले शुरुआत होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की 18th सेंचुरी में यूके में। उसकी वजह से क्या होता है, एमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लास आ जाती है और वर्किंग क्लास जिसको मिडिल क्लास कहते हैं उसका डेवलपमेंट होता है और नेशनल यूनिटी धीरे धीरे एस्टैब्लिश होना शुरू होती है इन्हीं सब कारणों से, राइट। तो ये सब चल रहा है। तो लिबरल नेशनलिज्म की शुरुआत हो रही है अब। तो 19th सेंचुरी के यूरोप में क्या होता है, नेशनल यूनिटी का आइडिया आता है और क्लोजली अलाइड आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म के साथ। लिबरल आइडियाज़ मतलब कि इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, उसी के साथ साथ चलेगा नेशनलिज्म का आइडिया। क्योंकि आप किसी इंसान को कैसे समझाओगे जो कि राजा रजवाड़ों के टाइम पे रह रहा है, उसको कैसे समझाओगे कि भाई तेरे राइट्स भी होने चाहिए। वो बोलेगा किस लिए होने चाहिए, किस लिए की बात करेगा। तो हम बताते हैं कि भाई हम एक भारत राष्ट्र है या कोई भी राष्ट्र, एग्जाम्पल मैं भारत का ही ले रही हूँ क्योंकि हम भारतवासी हैं। तो जिस तरीके से यहाँ हो रहा था वैसा ही हमारे कंट्री में भी हुआ। लेटर ऑन लोगों को समझाया गया कि भाई आपके राइट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऑपरेट स्टेट में रहेंगे। कई बार क्या होता है ना
जो लोग जिस कंडीशन में रह रहे होते हैं वो कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते कि जिस कंडीशन में वो है वो एक ख़राब कंडीशन है। ये एक सबसे बड़ी दयनीय स्थिति होती है ह्यूमन बींग्स की, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स की, किसी भी लिविंग बींग की एक दयनीय स्थिति है कि उसे ये नहीं पता चलता कि जिस सिचुएशन में वो है वो एक ख़राब सिचुएशन है, इससे बेहतर सिचुएशन हो सकती है। तो जो लोग हमें बताते हैं ये वाली चीज़ें, थ्रू आउट हिस्ट्री आप देखेंगे हमारे बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स मिलेंगे, फिलोसफिकल थिंकर्स मिलेंगे, रिलीजियस लोग मिलेंगे जिनको हमने भगवानों का नाम दे दिया। उन सब ने क्या किया, उन सब ने कॉमन मासेस की साइकी को अवेक किया। उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, तुम्हारे पास राइट्स है। आप देखेंगे, आप हमने जर्मनी में भी देखा जब हिटलर का रूल चल रहा था, तो जो ज्यूज़ हैं उन्होंने मान लिया था इतना ऑपरेशन सहने के बाद कि भाई हम इन्फीरियर ही है। सिमिलरली स्लेव्स अगर आप देखेंगे उनका हिस्ट्री, तो आप स्लेव्स की मेंटालिटी अब जानने की कोशिश करेंगे तो मान लेते हैं, बच्चा जहाँ से पैदा होता है वो मान लेता है कि वी आर स्लेव्स, हमारा काम ही है। सिमिलरली कास्टिज्म अगर आप देखेंगे इंडिया में, तो लोअर कास्ट के लोगों ने मान लिया है, बहुत सालों तक मानते रहे वो कि नहीं वी आर लोअर कास्ट, या अपर कास्ट के लोग मानते रहे कि वो अपर कास्ट। तो ये एक प्रॉब्लम है, लोगों को पता नहीं होता कि उनके राइट्स क्या है, इसकी वजह से उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग भी नहीं आती। तो पॉइंट इज लिबरल आइडियाज़ और नेशनलिस्ट आइडिया दोनों साथ साथ डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। तो 19 और 20th सेंचुरी में आप देखेंगे कि वुमेन जो थे और जो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट स्टार्ट किए। जैसे जैसे वो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, 19 और 20th सेंचुरी की बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है। तो ऐसे लोग जो सेक्शन ऑफ वुमेन और ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना दी और प्रोटेस्ट स्टार्ट किए अपने राइट्स के लिए। ओके, तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ था, पॉलिटिकल लिबरलिज्म में हुआ था ऑटोक्रेसी का एंड और क्लैरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि पार्लियामेंट सेटअप हो जाएगी, गवर्नमेंट जो होगी उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे लोगों के, इस तरीके की गवर्नमेंट हो जाएगी, ऑटोक्रेसी का एंड हो जाएगा और प्रिविलेजेस जो बाय बर्थ मिले हुए हैं वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हो गया था तो राइट टू वोट किसको मिला था, ओनली उन लोगों को मिला था जिनके पास प्रॉपर्टी, और वो भी मेन नॉट वुमेन। फिर जैकोबिन्स का रूल आया था, हमने देखा था थोड़े टाइम के लिए। जैकोबिन्स क्लब का जो मेंबर था, लीडर था, उसका रूल रहा था, तो उसने बहुत ज़्यादा, उसने सबको दे दिया था, अडल्ट मेल को सबको उसने दे दिया था वोटिंग का राइट, वुमेन को इसने भी नहीं दिया था। बट इसके रूल के बाद क्या हुआ था, इसके भी बहुत सारे ऑपरेसिव जो थे आइडियाज़ थे। फिर नेपोलियन का आता है रूल, लिमिटेड सफरेज कर दी थी उसने, फिर से रिड्यूस स्टेटस ऑफ वुमेन, फिर उसने वुमेन का स्टेटस फिर से रिड्यूस कर दिया था। ओके, तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या हुआ, ये तो था पॉलिटिकल लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म में क्या होता था, फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। पहले क्या होता था, पूरी मार्केट के ऊपर कब्जा है किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों का, बट फिर इकोनॉमिक जब लिबरलाइजेशन होती है तो उसमें जो है मार्केट रूल आ जाता है, मतलब अबॉलिशन कर दिया जाएगा किस चीज़ का, स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस का एंड ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अब गुड्स और कैपिटल्स हैं कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, तो ये हो रहा है। तो जब नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था तो उसमें क्या किया गया था, जर्मनी के अंदर कॉन्फेडरेशंस बनाए गए थे, 39 स्टेट्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स बनाए गए थे। हर एक जो स्टेट थी उसकी अपनी करेंसी थी, अपने वेजेस थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती थी। तो फिर जो नया कमर्शियल क्लास जो आया उसने डिमांड किया कि भाई जो है यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई जाए, यूनिफाइड मेजर्स वो वेट्स हों, जिससे कि मान लो 1 किलो अगर यहाँ पर है तो 1 किलो ही दूसरी जगह पर होना चाहिए। तो इस टाइप से जो है यूनिफाइड किया गया उस सिस्टम को। अब क्या हो रहा है वहाँ पे, हम बात कर रहे हैं 1834 की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो फर्स्ट फेज़ है वो चल ख़त्म हो चुका है। 1834 जो है वो टाइम पीरियड जब नेपोलियन भी जा चुके हैं, है ना। तो 1834 में क्या हुआ था, अ कस्टम यूनियन और ज़ोल्वेरिन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, कहाँ पे, पर्शिया में, एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। सो इट अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज। वो बोलते हैं कि भैया इतनी सारी करेंसी तरह तरह की चलती रहती हैं, टैरिफ बैरियर है उसको ख़त्म करो और एक ही तरीके का यूनिफाइड सिस्टम लेकर आओ। किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए। ये सब हो रहा है, रेलवे नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म चल पड़ता है। ये जो है इसकी शुरुआत जो कर दी थी वो नेपोलियन ने कर दी थी, क्योंकि उसने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दे दिया था। तो उसके बाद जो होता है लोगों को ये समझ में आ जाता है और वेट्स और मेजर्स जो है वो उसको कर दिया जाता है। आफ्टर नेपोलियन की हम बात करेंगे अब 1815 के बाद।
तो नेपोलियन जो था उसने, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, नेपोलियन ने जो है बाकी के कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में वॉर छेड़ रखा था, से जिसको बोल रहा था वो उसकी वॉर के साथ साथ जो है नेपोलियन के आइडियाज़ भी जा रहे थे, अच्छे आइडियाज़, जो उसके अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अब क्या होता है, नेपोलियन को डिफीट किया जाता है कलेक्टिवली बाय ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, सारे मिलके ब्रिटेन नेपोलियन को हराते हैं, क्योंकि नेपोलियन को हराना इतना सीधा काम नहीं था, बहुत अच्छा वॉरियर था। तो उसको हराने के लिए सारे कंट्रीज़ को साथ में आना पड़ता है, सारे मिलके उसको हराते हैं 1815 में, और 1815 में नेपोलियन का रूल एंड हो जाता है। इस लड़ाई को कहा जाता है, ये बहुत फेमस लड़ाई है, बैटल ऑफ वाटरलू। तो ये बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस ऑफ वियना, इसकी स्थापना होती है, सेटलमेंट किया जाता है यूरोप से। तो बैटल ऑफ वाटरलू के बाद क्या होता है, सेटलमेंट करना है अब यूरोप के अंदर, होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन जो चांसलर है वो बोलते हैं कि हम जो है ठीक करेंगे अब जो सिस्टम ख़राब हो गया है वो। तो बहुत सारे जो चेंजेस हैं उनको अंडू किया जाता है, दैट हैड कम ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर। नेपोलियन ने जो चेंजेस लेकर आ गए थे बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ में, उसको अंडू किया जाता है। तो ट्रीटी ऑफ वियना फिर साइन की जाती है। तो मतलब ये मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, सारे कंट्रीज साथ में आए, तब उन्होंने नेपोलियन को हराया। नेपोलियन को हराने के बाद ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है वो वॉलंटियर करता है, बोलते हैं कि जो ख़राब हुई हैं चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन में जो खराबियाँ आई हैं, सब चीज़ें हुई हैं, उनको हम रिवर्स करेंगे, राइट। तो ट्रीटी ऑफ वाटरलू वियना साइन की जाती है। फ्रांस में क्या होता है, अब फ्रांस में जो थी, मतलब आफ्टर नेपोलियन जो है, फ्रेंच रिवोल्यूशन से शुरुआत हुई है, तो आफ्टर नेपोलियन क्या हुआ है फ्रांस में, अब नेपोलियन के जाने के बाद बर्बन डायनेस्टी जो थी पहले वाली, वो दोबारा से आ जाती है पावर में 1815 में, जो अर्लियर डिस्पोज हुई थी ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन। 1792 में डिस्पोज किया गया था जो मोनार्की है उसको। तो उसके बाद क्या हो गया, दोबारा से बर्बन डायनेस्टी आ जाती है, जो भी लॉस्ट द टेरिटरीज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, अ सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। अब बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उसके चारों तरफ बना दी जाती हैं इंडिपेंडेंट, डर के मारे कि नेपोलियन की तरह फिर से कोई ना आ जाए और फिर से जो है बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में एनेक्सेशन, मतलब शुरू ना कर दे वॉर। बाकी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, बाकी कंट्रीज जैसे कि नीदरलैंड है इंक्लूडिंग बेल्जियम, वो सेटअप हो जाती है नॉर्थ में। पर्शिया जो है वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन वेस्टर्न फ्रंट। आई होप आपको ये सारा नीदरलैंड की लोकेशन कहाँ पर है ये सब पता है। ये देखिए, आप मैप में देख लीजिए ये कहाँ पे हैं, हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नीदरलैंड सेटअप हो गया, ये जर्मनी है, ये इटली है, ये ग्रीस है, ओके। तो ये सारे कंट्रीज़ जो हैं, आप एक बार जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ आपको, तो आप अपना मैप बुक साथ में लेके बैठा करो भाई। जब जब कंट्रीज़ के नाम हम लेते रहेंगे उसमें जो है आपको ये देखना पड़ेगा कौन से कंट्री की बात हो रही है। पर्शिया में क्या होता है, इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज दे दी जाती हैं उसको वेस्टर्न फ्रंटियर में। ऑस्ट्रिया क्या होता है, उसको अपना कंट्रोल दिया जाता है नदर्न इटली का। जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स का सेटअप हो जाता है, उसको छेड़ा नहीं जाता, जो कि नेपोलियन ने सेट किया था। रशिया वॉज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, पोलैंड जो है रशिया के पास चला जाता है। अब क्या होता है, अब हुआ है ये वो वाला टाइम पीरियड है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियन आ गया, उसके बाद नेपोलियन हार गया बाकी के लोगों से, सबने मिलके उसको हराया इतनी सारी पावर्स ने। अब क्या है, सारे के यूरोपियन कंट्रीज़ को डर लगा हुआ था कि भाई ये सारे आइडियाज़ की वजह से जो एरिस्टोक्रेसी है उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो उन्होंने एक नया कंजर्वेटिज्म देखने को आपको मिलेगा। वो जो क्लास है, जो रूलिंग क्लास थी, उसे तो डर लगा हुआ है, तो वो वापस से कंजर्वेटिव मेजर्स अप्लाई करेगी। तो अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। 1815 के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, रिस्टोर करो मोनार्की को, दैट हैज़ बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, सबको उखाड़ फेंका था नेपोलियन ने। क्रिएट करो न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, ये उनका मोटिव था, क्योंकि उससे वो सारी जो रूलिंग क्लास थी, जो पावरफुल क्लास थी, जिसको बहुत सारे प्रिविलेजेस थे, वो डरी हुई थी। तो वो ये चाहते थे कि दोबारा से वो रूल सेटअप किया जाए। तो कंजर्वेटिज्म आता है टू प्रिजर्व एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज दोबारा से आ जाए। तो यही चाहेंगे कि भाई हमारी सबसे प्रिविलेज क्लास हो, बाकी सारी की सारी लोअर क्लास हो, नॉर्मल क्लास, चर्च को पावर मिल जाए, मोनार्की एस्टैब्लिश हो जाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए दोबारा से एक कंजर्वेटिज्म देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ था, ड्यूरिंग हिज रूल नेपोलियन ने क्या क्या किया था, मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और डायनेमिक इकोनॉमी लेकर आ गया था। फ्यूडलिज्म को उसने एंड कर दिया था। सो इस चेंजेस की वजह से क्या हुआ था, कंजर्वेटिव्स जो है उन्होंने रियलाइज़ किया था कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कर सकती है। कंजर्वेटिव रिजीम जो है वो सेटअप होती है 1815 में। अब उसमें क्या किया जाता है, ऑटोक्रेसी लाई जाती है वापस, कोई क्रिटिसिज्म नहीं मानते वो किसी का, कोई भी लोग, नॉर्मल क्लास तो अभी जागृत हो चुकी है ना इतने सारी चीज़ों के बाद, तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो क्रिटिसिज्म को एकदम किल किया जाता है।
कर्व की जाती हैं एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन देयर लेजिटिमेसी। अगर कोई भी कहता है कि भाई आप इलीगल काम कर रहे हो तो उसको ब्रूटली किल किया जाता है। सेंसरशिप लगा दी जाती है। किस लिए लगाई जाती है सेंसरशिप? लिबर्टी, फ्रीडम और ये सब आइडियाज़ को किल करने के लिए। जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर एंड डिमांडेड फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब जो लोग हैं जिनके अंदर चेतना आ चुकी है, जागृति आ चुकी है, दोज हु आर अवेयर, वो अपनी वॉइस रेज करते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, हमारे को फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, हमें लिखना है, हमें अपनी बातों को बताना है लोगों को। ये सब चल रहा है। बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं इस टाइम पर। सीक्रेट सोसाइटीज़ सेटअप की जाती हैं, ट्रेन किया जाता है रिवोल्यूशनरीज़ को। रिवोल्यूशन जो है वो लेड किया जाता है मिडिल क्लास के द्वारा। दे फॉट फॉर लिबरल एंड फ्रीडम और क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स। ये सब कुछ हो रहा है। आप समझिए, देखिए आप दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। वैसा वैसा ही हो रहा है। वो लोग फाइट कर रहे हैं, यूरोप की बात चल रही है। फ्रेंच रिवोल्यूशन आया, नेपोलियन आया, नेपोलियन को हरा दिया गया। सारे लोगों ने सोचा कि भाई अब दोबारा से कंजर्वेटिज्म को अप्लाई किया जाए। अब कंजर्वेटिज्म दोबारा से आ गया, लेकिन जो मिडिल क्लास थी दैट वाज अवेयर बाय दिस टाइम, मोर अवेयर आई वुड से। तो ये जो नई जो मिडिल क्लास थी विच वाज मोर अवेयर, दैट मिडिल क्लास वाज फॉर्मिंग द सीक्रेट सोसाइटीज। Revolutionaries were trained because they just don't want to lose their freedom which they have tasted at the time of Napoleon and before that also, right? तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स के वजह से एक नया फेज देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो चीज़ आएगी, आपको एक वर्ड आएगा रोमांटिसिज्म और नेशनल फीलिंग। अब रोमांटिसिज्म जो था, अब आप एक चीज़ को समझिए, हम बात करेंगे रोमांटिसिज्म क्या होता है। कभी भी आपको जो नेशनल फीलिंग डेवलप होना है, उसके अंदर जो आपके कंट्री के अंदर, नेशन के अंदर जो कल्चर चल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। स्पेशली नेशनल फीलिंग अगर आपके अंदर डेवलप होगी तो वो एक कल्चर चलेगा, तब जाके लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है कि नेशन का एक आइडिया होता है। आर्ट, पोएट्री, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए जाते हैं, आर्ट पेंटिंग्स बनाई जाएंगी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे लोगों के माइंड में जाती हैं। लोगों के माइंड में अगर आप कोई चीज़ पहुँचाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप खुद लोगों को, अपने आप को देख लीजिए, आप लोगों के दिमाग के अंदर आपको कुछ पढ़ना है तो एकदम से एक पेपर पे लिख के आपको पकड़ा दिया जाए तो आप नहीं पढ़ते। सब कुछ तो किताब में लिखा हुआ है, बट आप सब क्या कर रहे हो, आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उसे आसान भाषा में समझाए, तभी आप वीडियो देख रहे हो। सिमिलरली अगर आपको किसी नॉर्मल इंसान को समझाना है तो आपको नुक्कड़ नाटक करना पड़ेगा, पेंटिंग्स बनाने पड़ेंगे, प्रेस में लिखना पड़ेगा, कार्टून्स बनाने पड़ेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप करती हैं आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो रोमांटिसिज्म क्या था? रोमांटिसिज्म जो था वो एक कल्चरल मूवमेंट था टू डेवलप अ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। वो क्रिटिसाइज करता था, क्रिटिसाइज ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, फोर्स्ड एन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिक फीलिंग, फोकस्ड ऑन इमोशंस एंड इंट्यूशंस एंड मिस्टिक फीलिंग। मतलब वो ये कहते थे कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर बात करिए। तो वो था, वो क्रिएट करता था एक सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर, कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। मतलब रोमांटिसिज्म एज वर्ड को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। रोमांटिसिज्म में क्या होता, फीलिंग्स और इंट्यूशंस के ऊपर बात की जाती है, कल्चरल एक मूवमेंट होता है। तो ये वो फीलिंग है जो कि इस स्टेज के बाद आती है। किस स्टेज के बाद? जब यूरोप के अंदर नेपोलियन को हरा दिया जाता है और दोबारा से जो है कंजर्वेटिव आइडियाज़ को ले लिया जाता है, तो उसके बाद एक रोमांटिसिज्म वाली फीलिंग डेवलप होती है। रोमांटिसिज्म का मतलब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से रोमांटिसिज्म फीलिंग के बाद अलग अलग जो नेशंस हैं उनके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर के पार्ट 2 तक आप इतना ही समझने की कोशिश करिए एंड जस्ट ट्राई टू एब्जॉर्ब दिस आइडिया। इन पार्ट 3 हम लोग जो है इस चैप्टर के बारे में और डिटेल में बात करेंगे एंड वी विल ऑल्सो फिनिश दिस चैप्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप बाकी लोगों को भी ज़रूर बताइए। एंड slowly apart from this history NCERT, I will start geography NCERT as well. Thank you so much and best of luck for your preparation.